नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम फिर से बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के ऊपर। और भारतीय संविधान में आज हम चर्चा करेंगे खासकर भारतीय संविधान में वर्णित संवैधानिक निकायों के बारे में। संवैधानिक निकायों का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में बात करेंगे आज। देखिए, संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, ये संवैधानिक निकाय जो है भारतीय संविधान में वर्णित संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। देखिए, अब बात करेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन सा आयोग या कौन कौन सा निकाय जो है वो संवैधानिक निकाय है और कौन कौन सा गैर संवैधानिक है। ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के अगर किसी भी अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत जिन जिन निकायों का उल्लेख होगा वे संवैधानिक निकाय कहलाएंगे। यानी कि संवैधानिक निकाय की अगर बात करें तो जिन जिन निकायों का उल्लेख संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत किया गया है उसे संवैधानिक निकाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। देखिएगा, ये जो भी संवैधानिक निकाय है उन निकायों का संविधान से शक्ति प्राप्त होता है। संवैधानिक निकायों को सीधे संविधान से शक्ति प्राप्त होता है और इन निकाय के तंत्रों पर अगर किसी भी प्रकार का, इन निकाय के तंत्रों पर अगर किसी भी प्रकार का बदलाव आता है तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना होता है। ध्यान दीजिएगा कि संवैधानिक निकाय के तंत्र में किसी भी प्रकार का बदलाव आने के लिए, किसी भी प्रकार का बदलाव करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि संवैधानिक निकाय में जो भी सदस्य होंगे, संवैधानिक निकाय में जो भी सदस्य होंगे उन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संवैधानिक निकाय के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनको जो है पद पर रहते हुए जो सुरक्षा प्रदान कहता है वो भी संविधान में वर्णित होता है। और इनको पद से हटाने के लिए संविधान में वर्णित कानून के अलावा किसी भी अन्य तरीका से संवैधानिक निकाय के सदस्यों को नहीं हटाया जा सकता है। संविधान में वर्णित विधियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य तरीका से, संविधान में वर्णित विधियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य तरीका से संवैधानिक निकाय के सदस्यों को नहीं हटाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है। यह जो है संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के द्वारा आता है और इसको सीधे संविधान से शक्ति प्राप्त होता है। इसे सीधे संविधान से शक्ति प्राप्त होता है और इस निकाय के सदस्यों का जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आज जो है हम सिर्फ बात करेंगे कौन कौन सा निकाय जो है संवैधानिक निकाय है। आपसे एक पहला क्वेश्चन है भी, अगर आ रहा है आपको तो कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दीजिए। क्या नीति आयोग संवैधानिक निकाय है? क्या नीति आयोग संवैधानिक निकाय है? यस या नो। दूसरा क्वेश्चन, क्या वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है? यस या नो। तो देखिएगा, संवैधानिक निकाय के अंतर्गत कौन कौन से निकाय आएंगे, क्योंकि बात किए हैं कि इसका सीधा संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेदों से होता है। तो कौन कौन सा अनुच्छेद जो है वो भारतीय संवैधानिक निकाय को दिखाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 जो है वो भारतीय संविधान में वर्णित है और इसके तहत
महान्यायवादी के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद जो है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट कि संवैधानिक निकाय उसको बोलेंगे जो संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत आता है। तो अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी है, तो महान्यायवादी संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आएगा। उसके बाद अनुच्छेद 148 अनुच्छेद 148 जो है, इसके अंतर्गत जो है आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आता है। तो एक में महान्यायवादी अनुच्छेद कितना से, 76 से। अनुच्छेद 76 में क्या है, महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 280 में जो है वो वर्णन है वित्त आयोग के बारे में। किसके बारे में, वित्त आयोग। इसका मतलब वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग कितना से है, अनुच्छेद 280, 76, 148, 280। इसके बाद अनुच्छेद 315 है, अनुच्छेद 315 में वर्णन किया गया है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। किसके बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन कहां किया गया है, अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 के बाद वर्णन है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में जो भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है संवैधानिक निकाय के बारे में, वो है भारत का निर्वाचन आयोग। क्या है, भारत का निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 में है भारत का निर्वाचन आयोग। 324 के बाद बात करेंगे अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 देखिएगा, अनुच्छेद 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन अनुच्छेद 338 में है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है। और फिर इसी में अनुच्छेद 338 का ए करके जो दिया है उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 7 आयोग हुआ, पहला है महान्यायवादी। पहला क्या है, महान्यायवादी। कितना से, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में क्या है, महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 भारत का निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 338 इसमें है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और फिर अनुच्छेद 338 का ए में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 के ए में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो आज सिर्फ थोड़ा थोड़ा सबके बारे में समझेंगे और फिर इसके बाद एक करके जो है सबको देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में है। अटॉर्नी जनरल का वर्णन कहां है, अनुच्छेद 76 में। देखिए, जो महान्यायवादी जो होता है, यह महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। महान्यायवादी क्या है, एक संवैधानिक पद है।
जबकि महाधिवक्ता, अगर बात करें महाधिवक्ता का, तो महाधिवक्ता का पद संवैधानिक नहीं बल्कि वैधानिक पद है। कैसा पद है? वैधानिक पद है। महान्यायवादी संवैधानिक पद है जिसका वर्णन अनुच्छेद 76 में है, जबकि महाधिवक्ता की बात करें तो महाधिवक्ता जो है सिर्फ वैधानिक पद है। महाधिवक्ता क्या है? वैधानिक पद है। और ध्यान दीजिएगा, हाल ही में एक पूर्व महान्यायवादी जो कि 2 बार रह चुके हैं, उनका निधन हुआ। उनका नाम बताना है आपको कमेंट में। कौन से महान्यायवादी, भूतपूर्व महान्यायवादी जो 2 बार महान्यायवादी के पद पर रह चुके हैं, जिनका हाल ही में कोरोना के कारण मृत्यु हुआ, उनका नाम बताना है। तो ये महान्यायवादी का वर्ण कहां है? अनुच्छेद 76 में। और महान्यायवादी संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता मात्र वैधानिक पद है। महाधिवक्ता मात्र वैधानिक पद है। उसका देखिए अनुच्छेद 148 में वर्णन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है 148 में। हालांकि इसमें अनुच्छेद 148 से 151 तक दे रखा है। अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में दे चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें अनुच्छेद 148, तो अनुच्छेद 148 में उनकी कार्य और शक्तियों का वर्ण है। कार्य एवं शक्ति का वर्ण कहां है? अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्य और शक्ति का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 139 में है, जबकि अनुच्छेद 148 में उनकी नियुक्ति और उनकी पद मुक्ति का वर्ण है। उनकी नियुक्ति का वर्ण है और पद से मुक्त कैसे होंगे उसका वर्ण है। पद मुक्ति का, नियुक्ति और पद मुक्ति का वर्ण कहां है? अनुच्छेद 148 में। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और पद मुक्ति का वर्ण है, जबकि अनुच्छेद 148 में 148 और 149, 48 में उनका नियुक्ति और पद मुक्ति का वर्ण है, जबकि अनुच्छेद 149 में उनकी कार्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य और शक्ति का वर्ण कहां है? अनुच्छेद 149 में। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों का वर्ण है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नियुक्ति और पद मुक्ति का वर्ण है, जबकि अनुच्छेद 150 की बात करें तो अनुच्छेद 150 में संघ तथा राज्यों के लोक प्रारूपों के संबंध में, संघ तथा राज्यों के लोक प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति का सलाह है। संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में, संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति का सलाह का वर्ण कहां किया गया है? अनुच्छेद 150 में। उसके बाद अनुच्छेद 151 की बात करें तो अनुच्छेद 151 में जो दिया गया है वो है रिपोर्ट के बारे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट कहां से करता है? अनुच्छेद 151 से। तो अनुच्छेद 148 से 151 तक जो वर्ण किया गया है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में किया गया है। देखिए सबके बारे में अलग से विस्तार से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ समझ रहे हैं सब है क्या। ठीक है, महान्यायवादी कितना से? अनुच्छेद 76। फिर 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है उसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 से लगाकर कहां तक है? 151 तक है। 148 लगाकर 151 तक। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद अनुच्छेद 280 उसमें वर्णन किया गया है वित्त आयोग के बारे में। किसके बारे में? वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन के बारे में। किसके बारे में? फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन।
तो वित्त आयोग का संबंध ऐसे तो अनुच्छेद 280 से है, लेकिन इसका संबंध 281 से भी है। यानी कि वित्त आयोग का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 और 281 से है। वित्त आयोग का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 और 281 से है। यह आयोग जो है, वित्त आयोग जो है, यह एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। यह एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होगा, इसके अलावा इसमें 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और एक अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य होते हैं। किसमें? वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन में, जिसका वर्णन अनुच्छेद 280 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 और 281 ये दोनों अनुच्छेद जो है वो वित्त आयोग का वर्णन करता है। दोनों अनुच्छेद जो है फाइनेंस कमीशन का वर्णन करता है। इसमें देखिएगा एक और, वित्त आयोग में ही एक आयोग है परिसीमन आयोग। क्या है? परिसीमन आयोग। वित्त आयोग के अंतर्गत ही आता है एक परिसीमन आयोग। देखिएगा, इसके अंतर्गत नहीं, अलग से मान लीजिए परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग का मतलब डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन या बाउंड्री कमीशन कहते हैं। डिलिमिटेशन या बाउंड्री कमीशन, परिसीमन आयोग का कहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन या बाउंड्री कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन या बाउंड्री कमीशन यानी कि परिसीमन आयोग। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि संसद के प्रत्येक जनगणना के पश्चात, उल्लेख है कि संसद जो है प्रत्येक जनगणना के पश्चात कानून द्वारा एक परिसीमन आयोग का गठन करेगी। अनुच्छेद 82 में इस बात का जिक्र किया गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद संसद जो है एक आयोग का गठन यानी कि परिसीमन आयोग का गठन करेगी, और यह परिसीमन आयोग ही जो है निर्धारित करेगा संसदीय चुनाव क्षेत्रों के बारे में। संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण कौन करेगा? परिसीमन आयोग। और परिसीमन आयोग का गठन जो है वो प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा किया जाता है। ऐसे अगर बात करें तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 82 में है, लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81, 170 और उसके बाद 330 और 332 ये इसका संबंध जो है परिसीमन आयोग से है। परिसीमन आयोग का संबंध मूल रूप से अनुच्छेद 82 में है। अनुच्छेद 82 में साफ कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। यह परिसीमन आयोग ही जो है संसदीय क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र का जो है निर्धारण करेगा। हालांकि परिसीमन आयोग का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81, 82, 170, 330 और 332 से भी है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग। क्या है? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जिसका वर्णन अनुच्छेद 315 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 यानी कि भाग 14 का अनुच्छेद 315, भाग 14 का अनुच्छेद 315 के तहत संवैधानिक संस्था के रूप में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। भाग 14 के अनुच्छेद 315, भाग 14 के अनुच्छेद 315 के तहत जो है संघ लोक सेवा आयोग का यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का वर्णन किया गया है। इसमें ही राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या हो गया? राज्य लोक सेवा आयोग हो गया। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग, और ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब हो गया
संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन भी आपको अनुच्छेद 315 के अंतर्गत ही आएगा। और अगर बात करें तो अनुच्छेद 315 से लगाकर 323 तक, अनुच्छेद 315 से लगाकर 323 तक संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन करता है। अनुच्छेद 315 से लगाकर अनुच्छेद 323 तक संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ही, संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ही क्या आता है, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग आता है। उसके बाद देखिएगा पांचवा जो है वह है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में क्या है, भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वर्णन अनुच्छेद 324 में है। यह भाग 15 में है। भाग कितना में, भाग 15। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वर्णन कितना में है, भाग 15 में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वर्णन कितना में है, भाग 15 में है। और भाग 15 के अंतर्गत अगर बात करें तो अनुच्छेद 324 से लगाकर 329 तक, अनुच्छेद 324 से लगाकर 329 तक जो है भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन करता है। देखिएगा ये निर्वाचन आयोग जो है एक अखिल भारतीय संस्था है जो केंद्र और राज्य के सरकारों के लिए चुनाव के लिए दिशा निर्देश जारी करती है। यहां पर ध्यान देना है कि क्या राज्य में अगर चुनाव होगा, राज्य में चुनाव होगा यानी कि एमएलए का, विधायक का चुनाव होता है, तो क्या उस चुनाव का दिशा निर्देश भी भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है या राज्य निर्वाचन आयोग, या राज्य निर्वाचन आयोग। एक राज्य निर्वाचन आयोग भी है, एक राज्य निर्वाचन आयोग भी है, राज्य निर्वाचन आयोग भी है। तो क्या राज्य में जो विधानसभा का चुनाव होता है तो विधानसभा के चुनाव के लिए क्या दिशा निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग जारी करता है या भारत के निर्वाचन आयोग जारी करता है? ठीक है, कौन जारी करता है बताइएगा? भारत का निर्वाचन आयोग जारी करेगा या राज्य निर्वाचन आयोग जारी करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का हो, इस सभी में जो है भारत का निर्वाचन आयोग ही दिशा निर्देश जारी करता है। जबकि अगर राज्य में पंचायत का चुनाव होता है या निगम का चुनाव होता है तो पंचायत का चुनाव और निगम का चुनाव होने के लिए भारत के संविधान में एक अलग से जो है राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो पंचायत का चुनाव और निगम के चुनाव, पंचायत का चुनाव और निगम के चुनाव के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। किसके लिए? पंचायत के चुनाव और निगम के चुनाव के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 324 में जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें देखिएगा कि इसका स्थापना 1950 में हुआ था और 1950 से लेकर जो भारत का निर्वाचन आयोग है यह 1950 से लेकर 1989 तक, 1950 से लेकर 1989 तक एक सदस्यीय संस्था था। भारत का निर्वाचन आयोग 1950 से लगाकर 1989 तक एक सदस्यीय संस्था के रूप में काम करता था। 1989 में क्या हुआ? 1989 में संविधान का 61वां संशोधन हुआ। संविधान का 61वां संशोधन हुआ जिसके तहत वोट देने का आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। यानी कि 1989 तक जो मतदाता थे, मतदान की न्यूनतम आयु था वो कितना था? 21 वर्ष था। इसको घटाकर क्या किया गया? 18 वर्ष किया गया। 21 वर्ष से घटाकर क्या किया गया? 18 वर्ष किया गया। और उस समय ही राष्ट्रपति जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य आयुक्त की नियुक्ति की। इस प्रकार जो है निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य जो है आयुक्त हो गए। लेकिन 1990 में जाकर फिर से जो है
भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था हो गई। हालांकि फिर 1993 में पुनः इसे जो है 3 सदस्यीय संस्था कर दिया गया, इसे पुनः 3 सदस्य कर दिए गए। तो यहां पर देख रहे थे थोड़ा सा हम लोग भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। हालांकि इसका विस्तार से चर्चा हम अलग अलग करेंगे सबके बारे में। हालांकि महान्यायवादी के बारे में चर्चा पहले कर चुके हैं, हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, फिर उसके बाद देखेंगे। तो अभी देखिए फिर ध्यान से, अनुच्छेद 338 जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। यहां पर देखिएगा इसका वर्णन कितना में है, अनुच्छेद 338 में है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष के अलावा 3 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष के अलावा 3 सदस्य होते हैं और अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है और यह पुनः अपने पद पर जो है नियुक्त हो सकते हैं। ये जो है अध्यक्ष या सदस्य जो भी हो 3 साल के बाद पुनः अपने पद पर नियुक्त हो सकते हैं, परंतु 2 बार से अधिक नियुक्त नहीं हो सकते हैं। 2 बार से अधिक उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है और सभी सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा, सभी सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिएगा यह आयोग जो है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बात कर रहे हैं कि यह आयोग जो है, यह आयोग 2004 में अस्तित्व में आया था। यह आयोग 2004 में कौन सा आयोग आया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कितना में है, अनुच्छेद 338 में। यहां पर देखिएगा अनुच्छेद 338 का ए, यानी कि ए जैसे ही आया इसका मतलब है कि संविधान में किया गया संशोधन। तो भारत में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग जो है वो पहला बार कब किया गया। अगर पूछे कि भारत में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग पहला बार कब किया गया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहले भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग जो है वो पहला बार कब किया गया। फिर देखिएगा इसके लिए क्या किया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए क्या किया गया कि अनुच्छेद 338 में किया गया संशोधन, और संशोधन करके उसमें एक नया अनुच्छेद 338 ए जोड़ दिया गया और अनुच्छेद 338 जोड़कर जो बनाया गया आयोग, वो आयोग हुआ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और यह आयोग जो है 2004 में अस्तित्व में आया। 2004 में क्या आया, अस्तित्व में आया। इसमें भी क्या होता है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कहाँ कार्यालय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्यालय कहाँ 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। पहला कार्यालय इसका भोपाल में है। पहला कार्यालय कहाँ है, भोपाल में। एक कार्यालय है भोपाल में। भोपाल कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। भोपाल के बाद भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। भोपाल में है, भुवनेश्वर में है। भोपाल में भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। भोपाल, भुवनेश्वर, फिर है जयपुर, फिर कहां पड़ता है, जयपुर में। भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, फिर रायपुर। भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर। भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, फिर 5वां रांची और फिर शिलोंग। 5वां कहां है, रांची में। 6ठा कहां है, शिलोंग में। शिलोंग कहां पड़ता है, मेघालय। शिलोंग कहां पड़ता है, मेघालय में। रांची झारखंड, रायपुर छत्तीसगढ़, जयपुर राजस्थान, भुवनेश्वर उड़ीसा और भोपाल मध्य प्रदेश। तो
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कितना है? 6 क्षेत्रीय कार्यालय है। पहला है भोपाल में, कहाँ? भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर। भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची, शिलोंग। भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची और शिलोंग, ये 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के। तो ये देखे आप लोग, संवैधानिक निकाय, संवैधानिक आयोग, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो भारतीय संविधान में जिस निकाय का उल्लेख अनुच्छेदों के तहत किया गया है, सीधा उसके शक्ति जो है भारतीय संविधान से मिलता है, उसको बोलते हैं लोग संवैधानिक निकाय। तो जो क्वेश्चन पूछे थे, तो वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय है, परंतु नीति आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, परंतु नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, परंतु नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। फिर एक क्वेश्चन था कि अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग पहला बार कब किया गया? अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग पहला बार जो किया गया वो किया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत पहला बार अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये था आपका भारत का संविधान निकाय बारे में, जो कौन कौन सा निकाय था इसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, क्योंकि महान्यायवादी के बारे में चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो आज के इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।